हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5 ऑफ द चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्मों में क्या प्रवृत्ति होती है। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंट्स में, इन पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं इनके गुणधर्मों की क्या प्रवृत्ति होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे, अप टू डाउन आने पे। तो इन सबको हम आज देखेंगे। कुछ गुणधर्म, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जैसे कि हम बात करें एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ की हम पीरियोडिसिटी देखेंगे। इन सब की हमें देखना है ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले आते हैं एटॉमिक रेडियस यानी परमाणुवीय त्रिज्या। आपने बहुत बार रेडियस निकाला होगा मैथ्स में। किसी भी सर्कल का रेडियस निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ बात की जा रही है एटॉमिक रेडियस, परमाणुवीय त्रिज्या की। जब हम बात करें परमाणुवीय त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या है? त्रिज्या है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक की दूरी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उस डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये एटॉमिक रेडियस निकालना क्या बहुत आसान है? एटॉमिक रेडियस निकालना आसान नहीं है, क्योंकि एटम्स कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं रहते, हमेशा कंबाइन होकर रहते हैं। क्योंकि नोबल गैसेस जो है हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये नोबल गैसेस है, ये रिएक्शन नहीं करती, ये सिंगल फॉर्म में, ये सिंगल एटम्स के रूप में अवेलेबल है। लेकिन जो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी एटम के साथ में कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, और उनका जो एटम का जो साइज़ जो है वो अप्रॉक्सीमेट 1.2 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। इतनी छोटी साइज़ का एटम का हमें अगर निकालना हो रेडियस, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही एटम की कोई शार्प बाउंड्रीज नहीं होती। जैसे हमें सर्कल में जब हम रेडियस निकालते हैं तो रेडियस के लिए हमें एक शार्प बाउंड्री दे रखी होती है। तो जब एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होगी तो उसका रेडियस निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने ये सुझाव दिया कि क्यों ना एटम का रेडियस कंबाइंड फॉर्म में निकाला जाए। जब दो एटम्स मिले हों और उस समय उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को निकालकर उसका आधा कर दिया जाए, तो एक एटम की जो रेडियस है उसका अप्रॉक्सीमेट हमें ज्ञान हो सकता है। ये एटॉमिक रेडियस 3 टाइप्स की है। कौन कौन सी है ये 3 टाइप्स की है। सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस, सहसंयोजक त्रिज्या, मेटालिक रेडियस, धात्विक त्रिज्या, और वांडर वॉल रेडियस, वांडर वॉल त्रिज्या। तो ये 3 टाइप्स की एटॉमिक रेडियस है, हमें एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस को पढ़ते हैं। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस क्या है? इफ द कंबाइनिंग एटम्स आर नॉन मेटल्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नोबल गैसेस को छोड़कर अगर नॉन मेटल्स की बात की जाए, ये नॉन मेटल्स जैसे कि O2, Cl2, ये नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आगे आने वाले चैप्टर में हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनकी जब रेडियस निकाली जाती है तो वो कोवेलेंट रेडियस कहलाती है। कोवेलेंट रेडियस के लिए जैसे कि O2 है, Cl2 है, ये दो एटम्स, इन दो एटम्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। जब इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकाली जाती है और इस डिस्टेंस का हाफ कर दिया जाता है, तो एक एटम की रेडियस अप्रॉक्सीमेट ज्ञात होती है। तो आर ऑफ कोवेलेंट यानी कोवेलेंट रेडियस जो है वो क्या है? हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स विद अ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से जुड़े दो कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स के बीच की दूरी का हाफ है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस के बाद मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस क्या है? 1/2 of the internuclear distance separating the metal cores in the metallic crystal। मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर मेटल्स क्या है? मेटल्स में कोवेलेंट बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, ये वीक बॉन्ड होता है। इसलिए इनके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को, इनके जो ऑर्बिटल्स हैं इसमें एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, इसमें ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं होती। इसलिए इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को निकालकर उसका हाफ करना बहुत आसान हो जाता है। और इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड की जो रेडियस है, जो कोवेलेंट रेडियस है, उसके कंपैरिजन मेटालिक रेडियस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आती है। ये है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस के बाद में तीसरा आता है वांडर वॉल रेडियस। वांडर वॉल रेडियस नोबल गैसेस के लिए जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, इनके लिए लगती है, क्योंकि ये
रिएक्शन नहीं करती, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बाउंडेड आइसोलेटेड एटम्स, इन दो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है, क्योंकि एक दूसरे से बाउंडेड नहीं है ये डिस्टेंस को ज्ञात करके उसका हाफ कर देना वान डेर वाल रेडियस कहलाता है। वान डेर वाल फोर्स से जुड़े एटम्स में ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करते, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जब इसका हाफ करते हैं तो ये जो रेडियस है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है। तो वान डेर वाल रेडियस की जो वैल्यू है वो मेटेलिक रेडियस से अधिक होती है, और मेटेलिक रेडियस की जो वैल्यू है वो कोवेलेंट रेडियस से अधिक होती है। तो सबसे कम जो मान है वो है रेडियस, सबसे कम जो है कोवेलेंट बॉन्ड्स की जो रेडियस है वो सबसे कम आती है, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल्स, एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। और मेटेलिक रेडियस में एक दूसरे से थोड़ा वीकली बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वीकली अट्रैक्शन होता है। और सबसे कम जो है वान डेर वाल में, क्योंकि उनमें एटम्स किसी भी तरीके से एक दूसरे से बाउंडेड नहीं है, और उनके बीच की डिस्टेंस का जब हाफ किया जाता है तो वो रेडियस की वैल्यू जो है सबसे अधिक आती है। एटॉमिक रेडियस के बाद अब हम देखेंगे आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या है? इन केस ऑफ आयंस द रेडियस इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। जब हम देखें कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाला जाता है आयनिक रेडियस में, तो रेडियस ऑफ कैटायन, कैटायन क्या है? पॉजिटिव, प्लस रेडियस ऑफ एनायन, एनायन क्या है? नेगेटिव। ये कैटायन और एनायन कैसे बनते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले सोडियम को देखें। सोडियम जो कि पीरियोडिक टेबल में 11 नंबर पोजीशन पे है, 11 नंबर पोजीशन पे है, यानी इसमें 11 प्रोटॉन है, और ये न्यूट्रल स्टेट में होने के कारण इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है। जब इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसके पास 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 10 ही है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। पॉजिटिव यानी प्रोटॉन्स की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गई है, 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव है वो इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन पे पकड़ और मजबूत हुई है। जब इस तरीके से होता है तो जब एटम, सोडियम एटम को देखा जाए तो सोडियम एटम का जो रेडियस है वो 186 पिकोमीटर्स आता है, जबकि सोडियम प्लस का रेडियस 95 पिकोमीटर्स आता है। इसका रेडियस कम हो गया है, यानी एटम का जो रेडियस है कम हो जाता है। देख पा रहे हैं, जब एटम कन्वर्ट हुआ है पॉजिटिव आयन में तो उसका जो रेडियस है वो वैल्यू उसकी कम हो गई है, 186 पिकोमीटर से 95 पिकोमीटर्स हो गई है, क्योंकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ने इनके जो प्रोटॉन्स हैं उसने इलेक्ट्रॉन्स को और अधिक बाइंडिंग कर लिया है, और इसके जो शेप है, इसका जो एटम का जो शेप है वो और भी छोटा हो गया है। इसका अपोजिट अगर हम देखें, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर, फ्लोरीन की जो पोजीशन है 9 नंबर पोजीशन पे है, फ्लोरीन 9 नंबर पोजीशन पे है, मतलब इसका 9 प्रोटॉन है और 9 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक इलेक्ट्रॉन लेने से इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, लेकिन प्रोटॉन की जो वैल्यू है वो वही रहेगी। फ्लोरीन माइनस में कन्वर्ट हो गया एक इलेक्ट्रॉन लेकर, तो इसमें 9 प्रोटॉन का 9 प्रोटॉन ही रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है 9 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गई है। इसका जो साइज है, अगर हम देखें फ्लोरीन एटम का जो साइज है वो है 64 पिकोमीटर्स, जबकि फ्लोरीन नेगेटिव आयन का जो साइज है वो 136 पिकोमीटर्स हो गया है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स की जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है डिक्रीज हो गया है। अगर न्यूक्लियस की जो पकड़ है इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं रहेगी तो उसका जो साइज होगा एटम का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से कैटायन और एनायन की जो साइज है ये इस तरीके से वेरी करती है। आयनिक रेडियाई में हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ को भी देख लेते हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत से एटम्स ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए हैं लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल नहीं है। ये कब पॉसिबल है? जब वो आयन में कन्वर्ट होते हैं। यदि किसी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और यदि किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है किसी एटम पे तो उसमें इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है। कैसे भी करके अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बनती हैं, जैसे सपोज यहाँ एग्जाम्पल है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ एंड देयर रेडियाई, तो ये देखें कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में ऑक्सीजन -2 पोजीशन पे, फ्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस, NMG मैग्नीशियम +2 इस पोजीशन पे हैं। इन सब में नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन इक्वल है 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। किस तरीके से? ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में 8 नंबर पोजीशन पे है, मतलब 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये -2 में है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें अधिक है, तो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन जो है नंबर 9 पोजीशन पे है, तो 9 प्रोटॉन्स हैं और 9 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन फ्लोरीन माइनस पोजीशन पे दे रखा है, यानी -1 बढ़ रहा है इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है, 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम पीरियोडिक टेबल में सोडियम 11 नंबर पोजीशन पे है, यानी 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं न्यूट्रल स्टेट पर। तो जब ये आयन में कन्वर्ट हुआ है, सोडियम प्लस में कन्वर्ट हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, इसका मतलब 11 - 1 हुआ है और 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है। इसी तरीके से मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट हुआ है, जो कि 12 नंबर पोजीशन पे है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में 12 नंबर पोजीशन, यानी 12 ही प्रोटॉन है, 12 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन +2 में कन्वर्ट होने से 2 जो इलेक्ट्रॉन्स है रिमूव हुए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव होने से 12 - 2 = 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स, चारों ही एटम्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाती है, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखते हुए अगर हम कह सकते हैं कि ये क्या सेम इलेक्ट्रॉन्स इनके हैं, तो क्या इनकी साइज भी सेम होगी? क्या ये पॉसिबल है? ये सोचने वाली बात है कि क्या साइज केवल इलेक्ट्रॉन के नंबर्स पर ही डिपेंड करती है? नहीं, साइज जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू दिस, इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज है। 8 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रख रहे हैं, यहाँ फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड कर रहे हैं, सोडियम में 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड कर रहे हैं और मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड कर रहे हैं। देखिए, आयनिक रेडियस जो है वो डिपेंड करती है 1/1 इरप्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना अधिक होगा उसकी आयनिक रेडियस उतनी ही कम होगी, ये इरप्रोपोर्शनल में है। तो ऑर्डर ऑफ दिस रेडियस इज, यहाँ पे देखते हैं कि मैग्नीशियम की जो रेडियस है वो सबसे कम होगी, उससे अधिक सोडियम की, उससे अधिक फ्लोरीन की और उससे अधिक ऑक्सीजन की, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है यहाँ पे 12 हो रहा है, यहाँ 11, यहाँ 9 और यहाँ 8, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसमें प्रोटॉन्स की संख्या सबसे कम, एटम की साइज उतनी ही अधिक होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस, सबसे लार्ज जो है ऑक्सीजन, सबसे लार्ज एटम होगा, उससे छोटा फ्लोरीन, उससे छोटा सोडियम और सबसे छोटा मैग्नीशियम प्लस। इस तरीके से आज हमने कंप्लीट किया है एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ये पार्ट आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।